अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो आज जो है हम बेड साइड से रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप खुद देख लीजिएगा। जो मेन पार्ट है ना एग्जामिनेशन का, मैं वो करवाऊँगी आपको। बाकी आप खुद सारी चीज़ें देख लीजिएगा जो मैं छोड़ूंगी। अच्छा देखें, एग्जामिनेशन में कोई भी सिस्टम हो ना, तो आपको पता है कि किसी भी सिस्टम की एग्जामिनेशन में चार पार्ट होते हैं या सेक्शन के लो। पहले इंस्पेक्शन होता है, फिर पल्पेशन, देन परकशन एंड एस्कल्टेशन। ठीक है, तो ये चार पार्ट होते हैं। अब आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की एग्जामिनेशन में आपको सोचे कि इसकी एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट की करेंगे, फ्रंट से भी करेंगे, बैक से भी करेंगे। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है मेन, कि आपने जो है पहले अब आपकी ये आप पे डिपेंड करता है कि पहले आप फ्रंट से करो या बैक से करो। उसके बाद पोजीशन ऑफ पेशेंट को भी, पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो भी आगे आगे बताऊंगी। पोजीशन चेंज करके भी आप अगर कोई एबनॉर्मलिटी आपको दिखती है तो आप फिर उस केस में हम पेशेंट की पोजीशन चेंज करके भी करते हैं। तो वो यही कह रहे हैं आगे भी कि यहाँ भी यही कह रहे हैं कि जब आप पहले फ्रंट से करो फिर बैक से करो, उसके बाद अगर आपको कोई एबनॉर्मलिटी लगती है और फिर आप पेशेंट की पोजीशन भी चेंज करके कर सकते हो। और मेन चीज़ यही है कि कंपेयर बोथ साइड ऑफ द चेस्ट विद ईच अदर। ठीक है, ये हम आगे अभी यहाँ पे ना ये चीज़ आपको इतनी समझ नहीं आएगी, लेकिन वन बाय वन जो मैं आपको बताऊंगी ना कि बोथ साइड ऑफ चेस्ट में आपने मूवमेंट देखनी है। ठीक है, किस तरह से कि एक साइड की मूवमेंट कम हो रही है और किस तरह से पता चलेगी, वो सब आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मेंशन थी तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, आगे आपको मैं बताऊँगी। अच्छा, वही चीज़ यहाँ पे बुलेट पॉइंट में भी आपको लिखी हुई है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि आपने चेस्ट की दोनों साइड को जो है ना कंपेयर करना है। ठीक है, वो आगे भी आप जब मैं पढ़ाऊँगी ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाओ पोजीशन ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले आपने तो पेशेंट जाके ना पेशेंट के सामने अपना इंट्रोडक्शन देना है और देना कंसेंट लेना है। और पेशेंट को मतलब जब आप जाओगे ना तो पेशेंट के राइट साइड पे खड़े होना है आपने। ठीक है, राइट साइड पे खड़े होकर आपने इंट्रोडक्शन देना है, पेशेंट का कंसेंट लेना है और देन आपने फिर पोजीशन ऑफ द पेशेंट डिसाइड करनी है आप। ठीक है, अब आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की आपको दिया है कि एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने करना है। ठीक है, तो आपने सेम वही 3 स्टेप तो फॉलो की। राइट साइड पे इंट्रोडक्शन दिया और देन कंसेंट ले लिया। उसके बाद आपने पोजीशन ऑफ पेशेंट, फॉर एग्जांपल अब आप जो है ना फ्रंट साइड करना चाह रहे हो पहले ना, क्योंकि पेशेंट आपने फ्रंट साइड की करनी है, तो पेशेंट को आपने सुपाइन पोजीशन में। अच्छा, सबसे पहले तो आता है कि आपने एक्सपोज कितना करना है। चेस्ट को फुली एक्सपोज करना है और एब्डोमेन को ना अम्बलाइकस लेवल तक एक्सपोज करना है। मेन चीज़ बता दी मैंने, एक्सपोज कर लिया। उसके बाद आपने पेशेंट की पोजीशन, ठीक है, मैं ज़रा इसको जूम कर दूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट की जो है ना पोजीशन आपने ना सुपाइन फ्रंट साइड से हम पहले करना चाह रहे हैं ना, तो हमने फ्रंट साइड की एग्जामिनेशन के लिए आपने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा दिया। ठीक है, शुड लाई सुपाइन विद आर्म एबडक्ट, और उसकी जो आर्म है ना वो एबडक्ट पोजीशन में होने चाहिए, जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल सीधा, और आर्म जो है वो एबडक्ट पोजीशन में है। इस तरह से हम फ्रंट एग्जामिनेशन करेंगे। और बैक की एग्जामिनेशन करने के लिए पेशेंट की, उसके लिए ना हम क्या करेंगे, जो पेशेंट के आर्म है ना उसको क्रॉसिंग वे में इस तरह से करेंगे आगे से कि उसका हर हैंड अपोजिट शोल्डर पे आए। ठीक है, जिस तरह से आपको ये दिख रहा है। और पेशेंट के बैक साइड से जाके दाहिर से बाद बिहाइंड द पेशेंट एग्जामिनेशन करेंगे और आगे से उसके आर्म को क्रॉसिंग करके, ठीक है, ये ब्लर हो रहा है, क्रॉसिंग करके इस तरह से ये पिक्चर आपके उसमें भी बुक में भी बनी हुई होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, फ्रंट की एग्जामिनेशन के लिए आपने सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लाई करना है और आर्म एबडक्ट होना चाहिए। और बैक साइड के लिए क्या करना है, आपने पेशेंट को बिठा देना है। ठीक है, पहले तो उसके बाद उसके विद आर्म क्रॉसिंग फ्रंट ऑफ द चेस्ट। ठीक है, एंड ईच हैंड ऑन द अपोजिट शोल्डर, जिस तरह से मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया। और बाकी यही चीज़ें कि फीमेल पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए फीमेल डॉक्टर मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाओ फर्स्ट हमारा जो है एग्जामिनेशन का। ठीक है, उस पर आ जाओ इंस्पेक्शन। अब देखो, इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पेशेंट को, हम उसमें पेशेंट को सिर्फ देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, दूर से हाथ नहीं लगाते। ठीक है ना, मतलब अब इंस्पेक्शन में हम ये करते हैं कि हम पेशेंट के ना अब इंस्पेक्शन किस तरह से करना है, कहाँ पे खड़ा होना, कहाँ पे खड़े हमें होके करना है। तो हमें इंस्पेक्शन में पेशेंट के ना फुट एंड पे खड़े होना है। ठीक है, जिस तरह से ये डॉक्टर आपको दिख रहा है कि पेशेंट के फुट एंड पे खड़े होके एग्जामिन कर रहा है उसके चेस्ट को ना। और दूसरा, अगर आपने फ्रंट का करना है तो आपने फुट एंड पे खड़े होना है। अगर आपने बैक का करना है तो मैंने कहा था कि पेशेंट के बिहाइंड खड़े होना है। ठीक है, जाहिर सी बात है, यहाँ से जब आप करोगे तो पेशेंट के पीछे जाके खड़े होकर एग्जामिन करोगे ना। आगे का करोगे तो फुट एंड पे खड़े होकर देखोगे, इंस्पेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इंस्पेक्शन में। अब हमने करना क्या है, और अच्छा दूसरी बात ये है कि आपने फुट एंड पे ही फ्रंट साइड पे जब आप करोगे ना फ्रंट साइड की एग्जामिनेशन, तो आपने फुट एंड पे ही खड़े होना है। अगर आप साइड पे खड़े हो गए तो मे भी कुछ आप जो
क्या कहते हैं कि द इम्पोर्टेंट पेशेंट इज एग्जामिन फ्रॉम दिस साइड, और ऑब्लिकली अगर आप साइड से करोगे, ऑब्लिकली खड़े होकर करोगे, कोई भी एसिमेट्री आप मिस कर सकते हो, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप फुट एंड पे खड़े होकर करो, और यही इन्हीं चीज़ों के नंबर होते हैं कि अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे हो फ्रंट साइड की तो आप कहाँ पे खड़े हो, ठीक है। जो आपके पीजी है, जो डॉक्टर है, जो आपके एग्जामिनर है, वो आपको यही सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने अभी हम फ्रंट साइड की कर रहे हैं तो हम फुट एंड पे खड़े हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें वन बाय वन देखनी है। सबसे पहले रिस्पायरेटरी रेट देखना है, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी रेट में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे मूवमेंट ऑफ द चेस्ट, ठीक है। पेशेंट की जो चेस्ट की मूवमेंट है ना वो, लेकिन पेशेंट का जो माइंड है ना उसको डाइवर्ट करना है। किस तरह से, उसकी जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट किस तरह से करेंगे कि हम जो है ना उसके रिस्ट पकड़ लेंगे और उसको ऐसे लगे कि हम उसकी पल्स चेक करें, जबकि हमारा जो है वो होगा एम कि हम उसकी, हमारी जो नज़रें होंगी उसके चेस्ट पे होंगी, चेस्ट की मूवमेंट पे होगी। हम ऑब्जर्व करेंगे उसकी रिस्पायरेटरी मूवमेंट, ठीक है, चेस्ट की मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें लिखी है। इन ऑर्डर टू डाइवर्ट पेशेंट अटेंशन, आपने जो है क्या करना है, फील हिज पल्स वाइल काउंटिंग रिस्पायरेटरी, जबकि आप असल में क्या कर रहे होंगे, रिस्पायरेटरी रेट को काउंट कर रहे होंगे। अच्छा, रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल जो होता है ना 14 to 16 पर मिनट होता है, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 20 पर मिनट या 25 पर मिनट है, तो इसका मतलब टेक्निया की कंडीशन है। अब टेक्निया क्या होता है, इसका मतलब कि फास्ट रिस्पायरेटरी रेट है, ठीक है। अच्छा, अगर इससे मतलब इससे ज़्यादा होगी, कम होगी, तो वो एबनॉर्मलिटी में आ जाएगी। उसके बाद आ जाओ टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, अब आपको पता होना चाहिए कि फ़ीमेल में ना जो रिस्पायरेशन होती है ना वो थोरेको एब्डोमिन होती है, जबकि मेल में एब्डोमिनोथोरिक होती है, और बेबीज़ में भी एब्डोमिनोथोरिक होती है। ये चीज़ें पता है, ठीक है। अब थोरेको एब्डोमिन है ना, तो इसका मतलब कि फीमेल में जो मोस्टली मसल्स यूज़ होते हैं ना वो थोरिक के होते हैं, ठीक है। सारी से बात है, क्योंकि यहाँ भी मैंने बताया है। और मेल में मैंने कहा एब्डोमिनोथोरिक होता है, तो इसका मतलब यूज़ उसके मसल कौन से ज़्यादा होते हैं, डायफ्राम के होते हैं फॉर रिस्पायरेशन, ठीक है। यही बातें सारी लिखी, आप खुद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरी जो पेशेंट है वो फीमेल है, ठीक है। अब उसकी जो है रिस्पायरेटरी रेट, तो मैंने रिस्पायरेटरी फर्स्ट जो था वो तो मैंने कर लिया ना, रिस्पायरेटरी रेट मैंने रिस्पायरेटरी मूवमेंट देख ली, वो नॉर्मल है, 14 to 60 पर मिनट है, 17 भी है तो नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन देखें कि यार फीमेल है तो इसका मतलब थोड़े के मसल ज़्यादा इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है, फॉर रिस्पायरेशन, क्योंकि थोड़े को एब्डोमिन होती है, ये मुझे पता है। अब मैं देख रही हूँ कि उस पेशेंट में जो है ना वो थोरेक के मसल इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं है, फीमेल पेशेंट है, बल्कि क्या है, एब्डोमिन के मसल ज़्यादा, डायफ्राम के मसल ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है, दिख रहा है कि वो ज़्यादा रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये तो एबनॉर्मलिटी हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको बताया है कि भाई थोड़े को एब्डोमेन होता है, फीमेल में थोड़े के मसल ज़्यादा होते हैं, जबकि यहाँ पे एब्डोमिन के मसल ज़्यादा है फीमेल पेशेंट में। तो इसका मतलब कि कोई प्लूरल पेन है, किसकी वजह से, एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि एक आर्थराइटिस की कंडीशन है जो कि स्पाइन को अफेक्ट करती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्लूरल पेन की वजह से जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं ना वो पैरालाइजेज हो जाते हैं। उसकी वजह से जो है ना जो पेशेंट होता है ना वो अपने एब्डोमिन पे उसकी ज़्यादा आपको रिस्पायरेटरी मूवमेंट दिख रही होगी, एक्सक्लूसिवली एब्डोमिनल। देखो, ये नहीं है कि फीमेल बस थोरेक के मसल दोनों होते हैं, लेकिन ज़्यादातर थोरेसिक मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट था, उसे प्लूरल पेन की वजह से उसके इंटरकोस्टल मसल जो है वो पैरालाइजेज हुए थे। इसकी वजह से वो एक्सक्लूसिवली एब्डोमिनल मसल्स को यूज़ करके कर रहा था ना अपनी रिस्पायरेशन। इस तरह से अगर कोई मेल पेशेंट है और उसमें एब्डोमिन के मसल ज़्यादा इन्वॉल्व होने चाहिए, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा एक पार्ट ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहा है, तो इसका मतलब कि उसे कोई पेरिटोनियल इरिटेशन है, जिसकी वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है उसका इंक्रीज़ हुआ है, और रिस्पायरेशन जो है एक्सक्लूसिवली क्या है, थोरेसिक हुई हुई है, ठीक है। तो ये आपको मैंने दो ऐसे एग्जाम्पल दिए ताकि आपको याद रहे। पेरिटोनियल इरिटेशन, ठीक है, वहाँ पे मतलब ये पैटर्न चेंज हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और क्यों हो सकता है, पेरिटोनियल इरिटेशन की वजह से, प्लूरल पेन किस वजह से हो रहा है, वो सब बता दिया मैंने। दूसरी बात आ जाती है एसिडोटिक ब्रीथिंग। एसिडोटिक ब्रीथिंग क्या होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, रीनल फेलियर, कीटो एसिडोसिस, हमने पढ़ा है बायोकेम में बहुत डिटेल में, इसकी साइकिल भी पढ़ी थी। तो इन वजह से जो है ना क्या होता है कि पेशेंट बहुत फास्टली, बहुत रैपिडली, बहुत डीपली जो है ब्रीथिंग कर रहा होता है, ठीक है। और आपको पता है कि क्यों कर रहा होता है, सब हमने बायोकेम में बहुत डिटेल में पढ़ा था ना, कीटो एसिडोसिस। अच्छा, इसे कहते हैं क्या कहते हैं, स्मॉल ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल ब्रीथिंग कहते हैं, जिसमें पेशेंट जो है पेशेंट की ब्रीथिंग बहुत रैपिड और डीप हो रही होती है, ठीक है। और क्यों हो रही होती है, क्योंकि कीटो एसिडोसिस होता है, रीनल फेलियर होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, तो उसको जो है ना ओवरकम करने के लिए पेशेंट बहुत रैपिडली और डीपली ब्रीथ कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एसिडोटिक ब्रीथिंग, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोट करते हो रिस्पायरेटरी रेट बहुत ज़्यादा आता है, तो
इसका मतलब कि उसकी कोई उसे कुछ स्मॉल ब्रीथिंग तो नहीं है, वो बहुत डीपली और बहुत रैपिड और डीपली जो ब्रीथिंग कर रहा है, तो इसका मतलब कोई मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं है। तो इस तरह से जो है ना आप देख सकते हो। ये टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन है कि अगर आप वहाँ आपको ज़्यादा मिली है तो इसका मतलब वो जो है उसे कोई रीनल फेलियर का पेशेंट है, तो इस वजह से आपको इस तरह से हिंट मिल जाती है। अच्छा, चेन स्ट्रोक्स ब्रीथिंग में क्या होता है कि पीरियड ऑफ ओवर वेंटिलेशन अल्टरनेटिव विद कंप्लीट एपनिया। इसमें बस ये याद रखें कि हाइपर एपनिया से एपनिया हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ओवर वेंटिलेशन अल्टरनेटिव वो जो है बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहा है, लेकिन आखिर में क्या हो रहा है कि कंप्लीट एपनिया में जा रहा है, सेजेशन हो रही है ब्रीथिंग की, ठीक है। और किस तरह से, क्योंकि जो सेंसिटिविटी है ना रिस्पायरेटरी सेंटर की, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की, वो बिल्कुल क्या हो जाती है, कम होते होते ख़त्म हो जाती है। और फिर क्या होता है कि ओवर वेंटिलेशन होती है, पार्शियल प्रेशर गिर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनिया होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर स्टिमुलेट होता है रिस्पायरेटरी सेंटर, और दोबारा से ओवर वेंटिलेशन अगेन होती है, और फिर दोबारा से वो जो है डिक्रीज होती है सेंसिटिविटी, और उस तरह से ओवर वेंटिलेशन के थ्रू होते होते आखिर में अपनिया, सेजेशन ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है। बस इसमें आपने ये याद रखना है कि हाइपर एपनिया से कंप्लीट एपनिया हो जाता है, सेजेशन ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है। और ये किन सिचुएशन में होती है, खुद सोचें। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा, ठीक है, मतलब साफ खून ही नहीं आ रहा, ठीक है, और वो उसके लिए जो है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ओवरकम करने के लिए ओवर वेंटिलेशन कर रहा है, ओवर ब्रीथिंग कर रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो सकता है, ब्रेन स्टेम लीजन्स हो सकते हैं, नार्कोटिक ओवरडोज हो सकती है। तो ये देखिए, ये सब अगर आपको याद ना रहे ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर तो आपको ज़रूर याद रह जाएगा, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन आती है प्योर ब्लड से, ठीक है। दूसरा, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी आपको याद रह सकता है, अगर नहीं याद है तो ब्रेन स्टेम लीजन तो आपको मस्त याद रह सकते हैं, ठीक है। और नार्कोटिक ओवरडोज ये बस देख लें, अगर एक दो भी बता दे तो इनफ है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, हमने एक्सपायरी डेट देख लिया, हमने टाइप्स ऑफ एक्सपायरेशन देख लिया उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपना शेप ऑफ चेस्ट पे। अब शेप ऑफ चेस्ट में जो है हमें पता है कि नॉर्मल जो शेप होती है ना वो एलिप्टिकल होती है। अब वो एलिप्टिकल क्या होता है, एलिप्टिकल का मतलब ये है कि आपका जो देखें, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है और एक ट्रांसफर डायमीटर होता है। ट्रांसफर डायमीटर किस तरह से, लाइक अब ये जो पेशेंट है, अब ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये आपका ट्रांसफर डायमीटर है, ठीक है। और इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है यहाँ से, साइड से जो हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ से साइड से जो मैं लूँगी ना, साइड से जो मुझे इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, तो ये आपका जो है ना इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर छोटा हो, मतलब नॉर्मल जो एलिप्टिकल शेप होती है ना, नॉर्मल शेप वो इस तरह से होती है कि ट्रांसफर डायमीटर आपका ज़्यादा होता है और इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर छोटा होता है, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल रेशो आपने याद रखनी है। ट्रांसफर जो है 7 होता है और जो आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो 5 होता है, मतलब 7:5 की आपका ये रेशो होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही चीज़ दी हुई है। अच्छा, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर टू द ट्रांसफर 5:7, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर टू ट्रांसफर देखें तो 5:7 हो जाएगा, अगर ट्रांसफर टू इंटीरियर पोस्टीरियर तो 7:5, एक ही बात है, ठीक है। तो आपका नॉर्मल आप देखते हो चेस्ट में ट्रांसफर डायमीटर ज़्यादा होता है देन इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। अब अगर कोई बैरल शेप चेस्ट आपको नज़र आ रहा है, बैरल शेप किस तरह से होगा कि दोनों डायमीटर ही आपको इक्वल नज़र आ रहे हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसफर, तो ये तो एबनॉर्मल हो गया ना, क्योंकि नॉर्मल तो मैंने आपको जो बताया वो 5:7 का बताया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वल है, तो बैरल शेप चेस्ट आपको नज़र आओगी, आपको एम्फाइसीमा की कंडीशन में नज़र आएगा, ठीक है। और ये मोस्टली जो है ना, मतलब उन डिसीज़ में होगा जो बिफोर एज ऑफ 30 हो, ठीक है, उसमें आपको ये बैरल शेप चेस्ट मोस्टली चांसेस उसके वहाँ पे होते हैं। और दूसरा, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आपको बड़ा हुआ दूसरी डिसीज़ में भी मिल सकता है, काइफोसिस, जो भी मैं आपको आगे डिफॉर्मिटी में बताऊँगी, ठीक है। तो आपने शेप ऑफ चेस्ट देख ली। अच्छा, उसके बाद आ जाओ डिफॉर्मिटी। अब डिफॉर्मिटी ना 4 तरह की है, एक है पेक्टस कैरिनेटम, एक है पेक्टस एस्केवेटम, और एक क्या है आपकी हेर्सन सेल्कस, और दूसरी आपके पास है थोरेसिक स्कोलियोसिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो, पेक्टस कैरिनेटम में होता है पिजन चेस्ट होता है, ठीक है। पिजन चेस्ट इस तरह से उभरा हुआ, किस तरह से प्रोमिनेंस होती है किसकी, स्टर्नम की और कोस्टल कार्टिलेज की, तभी तो उभरा हुआ होगा ना जब स्टर्नम की प्रोमिनेंस होगी और कोस्टल कार्टिलेज की। अच्छा, दूसरा ये जो है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि पिजन चेस्ट है, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे होता है, कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसकी ये कहाँ पे होता है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ अगर चाइल्डहुड में होती है ना, आपने देखे होंगे कुछ बच्चों के ना पिजन चेस्ट होते हैं, तो उनमें ना क्या होता है कि उनके कोई बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक रेस्पिरेटरी डिसीज़ होने के कारण उनकी ये पिजन चेस्ट
और डेवलप हो जाती है, ठीक है। या कोई रिकेट का पेशेंट है उसमें भी आपको पिजन शेप मिलेगा, ठीक है। तो दो मैंने आपको ये यहाँ पे बता दी। दूसरा आप देखें, इसे पेक्टस कैरेंटम भी कहते हैं, पिजन चेस्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा है पेक्टस एस्केवेटम, इसमें क्या होता है, फनल शेप चेस्ट होती है, मतलब इस तरह से थोड़ी धसी हुई होती है। और ये जो है ना, कोई भी डेवलपमेंटल एनोमली है और एनोमली है किसी भी फैमिली में मेंबर में हुई है तो वहाँ पे आपको ये फनल शेप मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, खुद सोचे क्या होगा, डिप्रेशन होगा जो लोअर एंड ऑफ स्टर्नम की, या पूरा स्टर्नम की भी डिप्रेशन हो सकती है सीवियर केसेस में। आप खुद सोचे, इसमें ये मैंने आपको बताया कि ये कोई बीमारी की वजह से नहीं होता पेक्टस एस्केवेटम, ये जो है ना डेवलपमेंट एनोमली की वजह से होता है। और ये बेसिकली आप खुद सोचें ये किसको इंटरफेयर करेगा। यहाँ पे आपके क्या है, दिल है और लंग्स है, ठीक है। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन को इंटरफेयर कर सकता है फनल शेप, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सेंस लगा के पढ़ोगे ना तो याद रह जाती है चीज़ें। दूसरा है हैरिसन सल्कस। हैरिसन सल्कस क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल ग्रूव आ जाता है, ठीक है। किस वजह से, ड्यू टू इन ड्रोइंग ऑफ रिब्स वियर डायफ्राम अटैच, जहाँ पे डायफ्राम अटैच होता है ना वहाँ पे रिब्स की इन ड्रोइंग हो जाती है, अंदर की तरफ जाता है वो, ठीक है। खुद सोचिए यहाँ पे ये जो है ये आपका डायफ्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे रिब जो है ना वो अंदर की तरफ धस रही है, अंदर की तरफ इनरो हो रही है, तो यहाँ पे एक सल्कस आपको दिखेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया उसे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक हैरिसन सल्कस दिखेगा, मतलब एक हॉरिजॉन्टल ग्रूव दिखेगा जिसे हम हैरिसन सल्कस कह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सल्कस हो गया, हैरिसन सल्कस हो गया, जैसे मैंने आपको बता दिया किस तरह से होता है। अच्छा, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये भी आपको तब मिलेगा जब डायफ्राम की ना बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है। और ये भी रिस्पिरेटरी डिसीज़ होती है अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। खुद सोचिए, मैंने कहा कि जहाँ पे डायफ्राम अटैच होता है वहाँ पे इन ड्रोइंग ऑफ रिब्स होती है। क्यों होती है इन ड्रोइंग ऑफ रिब्स, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करता है ना डायफ्राम तो उसकी वजह से एक हॉरिजॉन्टल सल्कस आ जाता है जिसे हम हैरिसन सल्कस कहते हैं। और क्यों आता है वो, क्यों बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है डायफ्राम की, एक सोचने वाली बात है। जाहिर सी बात है, कोई रिस्पिरेटरी डिसीज़ होगी तभी तो होगी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा आ जाओ थोड़ा सा काइफोस्कोलियोसिस। ये दो चीज़ें, काइफोसिस और स्कोलियोसिस, ठीक है। काइफोसिस क्या होती है कि इंक्रीज बैकवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। देखें हमारी स्पाइन भी कर्वेचर होता है